हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर और नए चैप्टर के ऊपर जिसको हम कहते हैं वेव एंड साउंड। क्या कहा जाता है? वेव एंड साउंड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हीट वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट सीरीज जो है वो है वेव एंड साउंड के ऊपर। और ये क्लास 10th के लिए जो फर्स्ट चैप्टर अभी कंसीडर किया जाएगा 2020 में 22 में। अब यहाँ पर हमारे पास पहले तो हमारे पास क्या है? वेव है। वेव कैसे होती है? वेव, हाउ इट डिफाइन द वेव। वेव एक क्या है? कैरियर ऑफ एनर्जी है। क्या है बेटा? वेव इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? वेव में द डिस्टर्बेंस क्रिएट इन एनी मीडियम और डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एनी मीडियम। अगर किसी भी मीडियम के अंदर हम डिस्टर्ब करेंगे तो मतलब उसमें हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। When you disturb any medium to produce a wave, the disturbance create in any medium or produce in any medium create or produce in any medium। किसी भी मीडियम को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे मतलब क्या कर रहे हैं? उसमें वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। द डिस्टर्बेंस क्रिएट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेव। द डिस्टर्बेंस क्रिएट इन एनी मीडियम। और वेव क्या करती है? वेव कैरी द एनर्जी। वेव क्या करती है? एनर्जी को कैरी करती है। वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी। हो चाहे मैकेनिकल वेव हो चाहे नॉन मैकेनिकल वेव हो। तो नॉन मैकेनिकल वेव भी क्या करती है? नॉन मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी अपने साथ क्या करती है? एनर्जी को कैरी करती है। तो ये वेव हमारे पास क्या है? एनर्जी कैरियर है। ये क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर ट्रेवलिंग वेव हो, एनर्जी कैरियर है, एनर्जी को कैरी करती है, तो इसको हम एनर्जी कैरियर कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो वेव है, हमारे पास जो वेव मोशन होती है वो कैसी होती है? हमारे पास वाटर वेव भी होते हैं। पानी के ऊपर, पानी को अगर डिस्टर्ब करें तो उसके अंदर वेव बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाटर वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वाटर वेव। दूसरी होती है साउंड वेव। जिसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड आपकी तरफ आ रहा है, तो ये मेरे पास कौन सी वेव है? साउंड वेव है। इसी तरह हमारे पास लाइट वेव होती है। लाइट वेव जो है वो मीडियम को रिक्वायर नहीं करती, ठीक है, बट इट्स आल्सो कैरियर ऑफ एनर्जी। पर ये क्या है? कैरियर ऑफ एनर्जी है। लाइट वेव क्या करती है? एनर्जी को कैरी करती है, बट दिस वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये मीडियम को रिक्वायर नहीं करती, ठीक है। तो लाइट वेव जो हमारे पास है, लाइट वेव किसका पार्ट है? दिस इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये किसका पार्ट है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और जो हमारे पास साउंड वेव है, वाटर वेव है, ये दोनों हमारे पास क्या है? मैकेनिकल वेव है। बिकॉज दीज वेव रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ये कौन सी बेटा? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि ये वेव जो है मीडियम को रिक्वायर्ड करती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। दिस वेव कौन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। कोई मीडियम रिक्वायर नहीं करेगी। जब जो वेव कोई मीडियम रिक्वायर नहीं कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन मैकेनिकल वेव। द वेव विच डू नॉट कैरी रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर their propagation। द वेव विच डू नॉट require any medium for propagation for जो वेव कोई मीडियम रिक्वायर ना करे तो उस टाइप की वेव को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। और द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, अगर जो वेव मीडियम को रिक्वायर करती है तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको द वेव विच रिक्वायर्ड एन मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। जो वेव मीडियम को रिक्वायर कर देंगी, द वेव विच required
मीडियम फॉर प्रोपगेशन, जो वेव मीडियम को रिक्वायर कर रही है तो उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहा जाता है। प्रोपगेशन माने फ्लो होना। जैसे वाटर वेव है, वाटर के अगर सरफेस को हम क्या करें, अगर वाटर कहीं के किनारे किसी समुद्र के अंदर या किसी नहर के अंदर पानी पड़ा हुआ है या किसी गिलास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, अगर हम उसमें कोई चीज़ डिप करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी पड़ा था, हमने जैसे डिप किया तो इसके ऊपर क्या होगा, एक सर्कुलर पैटर्न बनेगा। इन सर्कुलर पैटर्न को हम क्या कहते हैं, अब हमने क्या किया, वाटर को डिस्टर्ब किया था, डिस्टर्ब करने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सर्कुलर पैटर्न बना। तो ये सर्कुलर पैटर्न बेसिकली क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिपल। अगर हम इसको फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरह से होगा, अगर हम साइड व्यू देखेंगे इसी वेव का, वाटर वेव का, तो इस तरह हमें दिखाई देगी, अप एंड डाउन इस तरह से वेव ये ट्रेवल करेगी। अगर फ्रंट व्यू जो हमारे पास रिपल दिखाएगा, और जो हमारे पास साइड व्यू है ना, वो हमें क्या दिखाएगा, ये हमारे पास स्नेक लाइक, जैसे कि एक रस्सी को लेके हम एक साइड पे जरक दें, जरक देने से, झटका देने से क्या होगा कि ये वेव यहाँ से ट्रेवल होना, ऐसे ट्रेवल होके इधर जाएगी, ठीक है। तो जो वेव मीडियम को रिक्वायर, अभी ये रस्सी लिए या पानी लिया है, तो ये वेव क्या है, मीडियम को रिक्वायर कर रही है, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, मैकेनिकल वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मैकेनिकल वेव कहा जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इनविजिबल है, इनको हम देखते नहीं है, पर ये हमारे सराउंडिंग के अंदर एग्जिट करती है। क्या है बेटा, ये इनविजिबल वेव है। जैसे वाटर वेव को हम देख रहे हैं पानी के ऊपर, उस तरह से हम इस वेव को देख, या रस्सी के अंदर जो हम वेव ट्रेवल कर रही है उसको हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, विजिबल वेव होगी। क्या होगी बेटा, विजिबल। अगर हमारे पास वाटर वेव जो है वो विजिबल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें रेडियो वेव आ जाती है, या फिर हमारे पास टेलीविज़न वेव आ जाती है, तो साउंड वेव जो होती है ये हमारे पास क्या, इनविजिबल वेव है, जिसको हम देख नहीं सकते, पर ये कॉमनली हमारे पास डिफरेंट वर्किंग प्रोसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मीन वेव बेसिकली क्या है, द डिस्टर्बेंस क्रिएट इन एनी मीडियम और प्रोड्यूस इन एनी मीडियम। अगर किसी भी मीडियम को हम डिस्टर्ब करेंगे, मतलब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो वेव वाटर वेव भी हो सकती है, वो वेव साउंड वेव भी हो सकती है। अगर किसी चीज़ को हम मार रहे हैं वहाँ से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब हम क्या करें, वेव को प्रोड्यूस करें। दिस डेफिनेशन फॉर द मैकेनिकल वेव, क्योंकि उसको मीडियम रिक्वायर्ड होती है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता है। वो क्या है, हमारे पास इनविजिबल वेव है और नॉन मैकेनिकल वेव भी है। अब वेव को क्रिएट करने में नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती है। जैसे नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अब ऑसिलेशन होता क्या है, ऑसिलेटरी मोशन आप थर्ड चैप्टर में पढ़ के हैं, ऑसिलेशन। अब यहाँ पर हम ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। ऑसिलेशन या हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है हमारे पास क्या है, कौन सा बेटा, वाइब्रेटरी मोशन है। कौन सा मोशन है, वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब वो मोशन जो क्या हो, टू एंड फ्रो हो रही हो, बैक एंड फोर्थ हो रही हो। द मोशन विच बैक एंड फोर्थ हो, या फिर अप एंड डाउन हो, टू एंड फ्रो हो, जो पीरियडिक मोशन की तरह हो, जो कोई बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर मूव कर रही हो। सिंपल वर्ड में हम ये कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, या टू एंड फ्रो, या फिर हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ about the mean position or equilibrium, about the position of equilibrium position के अराउंड जो बॉडी कंटिन्यूस मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहा जाता है। ए पोजीशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास जो मोशन है वो क्या होगी, ऑसिलेटरी मोशन होगी, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम में फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा बेटा, एग्जांपल है हमारे पास सिंपल पेंडुलम।
क्या है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या है, एक ऑसिलेटर है जिसको हमने ऑसिलेटर के अंदर क्या होता है कि ये जो बॉडी है ये अप एंड डाउन मूव कर रही है। क्या है, अप एंड डाउन जो मूव कर रही है, मीन जो यहाँ पर ये रेस्ट वाली पोजीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहा जाता है। अब ये मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, बॉडी मूव कर रही है। जो बॉब है इसके अंदर वो क्या कर रहा है, मीन पोजीशन के अराउंड मूव कर रहा है। मीन पोजीशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इसके अराउंड जो बॉडी मूव कर रही होती है। ठीक है, जहाँ पर ये पेंडुलम रेस्ट में होगा हमारे पास, वो पोजीशन हमारे पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ठीक है, या मोशन ऑफ स्ट्रिंग एंड वायलिन, या फिर हमारे पास दूसरा क्या है, मोशन ऑफ स्ट्रिंग जो लगा होता है वायलिन के अंदर वायर लगी होती है, उसकी जो मोशन होती है वो कि हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ वायलिन। वायलिन में जो स्प्रिंग लगा होता है उसकी जो मोशन होती है हमारे पास क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। या फिर हमारे पास क्या है, स्प्रिंग जो है, अगर स्प्रिंग के अंदर एक बॉडी को अटैच कर दें, एक स्प्रिंग है उसके साथ हम बॉडी को अटैच कर दें, तो इसकी भी जो मोशन होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, अप एंड डाउन मोशन होगी। अप एंड डाउन जो मोशन होती है ये भी किस में आती है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आती है। अब यहाँ पर एक और मोशन होती है जिसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन होती क्या है, पीरियोडिक मोशन एक इस तरह का पैरामीटर जिसके अंदर जो बॉडी रिपीट हो रही होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है बेटा, एनी मोशन। अब हम पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन में क्या है बेटा, पीरियोडिक मोशन जो बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बार बार रिपीट करेगी, क्या करेगी, रिपीट करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। या फिर इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, या कहते हैं हार्मोनिक। क्या कहा जाता है, हार्मोनिक। इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बार बार क्या करेगी, रिपीट कर रही होगी। जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन बार बार रिपीट कर रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एनी मोशन, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, खुद ही खुद और रिपीट होगी। जैसे पेंडुलम हम इधर था इधर लेके गए तो ये वापस खुद ही खुद आएगा, हमें कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। रिपीट इटसेल्फ, खुद ही खुद रिपीट होगी इन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीट होगी पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो रिपीट हो रही है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहा जाता है या हार्मोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कहा जाता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, और फिर हार्मोनिक कहा जाता है। पीरियोडिक मोशन कहा जाता है या फिर इसको इन अदर वर्ड हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बॉडी है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर क्या करेगी, मूव करेगी। तो इस टाइप की मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर वो साइकिल हमारे पास रिपीट हो रहा है टू एंड फ्रो मोशन के अंदर अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब हम आते हैं किसके ऊपर, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ड्राइव कर रहे हैं बाय यूजिंग मास स्प्रिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है, मटेरियल को एक स्प्रिंग लेंगे। अब यहाँ पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या टॉपिक अब है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम कहते हैं SHM कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारे पास एक वाइब्रेटिंग मोशन का पार्ट है जिसको हम कहते हैं SHM कहा जाता है। क्या कहा जाता है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कोई भी इलास्टिक बॉडी होगी। इलास्टिक बॉडी जो है अकॉर्डिंग टू अवर बुक हमें बोला गया है कि इलास्टिक बॉडी क्लोजली लिंक होती है किसके साथ, इलास्टिक। यहाँ पर एक स्टेटमेंट वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, द फेनोमेना ऑफ इलास्टिसिटी जो फेनोमेना है जिसके अंदर हम क्या करें, किसी बॉडी को फोर्स लगाएं और जब फोर्स को रिमूव करें बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न हो जाए।
इज क्लोजली लिंक विथ, इसके साथ लिंक है हमारे पास, लिंक्ड विथ दैट ऑफ वाइब्रेशन, मीन इलास्टिक फिनोमेना वाइब्रेशन से क्लोज रिलेटेड है, ठीक है। और ऑसिलेशन, जिसको हम कहते हैं ऑसिलेशन कहा जाता है या फिर वाइब्रेशन कहा जाता है। वाइब्रेशन से जो हमारे पास कौन सा फिनोमेना बेटा, सिंपल हार्मोनिक का फिनोमेना क्लोजली लिंक्ड है। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती है जो रिक्वायर्ड होती है। कंडीशन विच रिक्वायर्ड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है, उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, द सिस्टम मस्ट बी इलास्टिक होना चाहिए, कि द सिस्टम मस्ट बी इलास्टिक, द सिस्टम मस्ट बी इलास्टिक, सिस्टम जो आपके पास क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास है कि सिस्टम एक्टेड अपॉन इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स, सिस्टम के ऊपर क्या होगी, इलास्टिक सिस्टम जो है परफॉर्म कर सके, इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो हमारे पास इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स को क्या करे, अप्लाई कर सके। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, कंडीशन फॉर है, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो कंडीशन है उसमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो बेटा थर्ड कंडीशन है कि उसके अंदर जो एक्सलेशन जो है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो हम एक्सलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, द एक्सलेशन शुड बी, द एक्सलरेशन शुड बी। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है जो हमारे पास यूज़ की जाती है, शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, किसके साथ, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम जो है हमारे पास वो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड द मीन पोजीशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन की थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन है, सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया, सिस्टम के पास क्या होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, तो वो अपनी वाइब्रेशन को इजीली परफॉर्म कर सके। द सिस्टम must have इनिशियल प्रॉपर्टी, इनिशिया होना चाहिए, मीन अपनी बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में रहे, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। और तीसरी कंडीशन ये है कि जिस सिस्टम को हम परफॉर्म कर रहे हैं और जिस सरफेस के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, सरफेस हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल लेस सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, फ्रैक्शनल लेस सरफेस होगा, तभी इस प्रोसेस को हम इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। तो हमारे पास सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए, द सिस्टम शुड बी फ्रैक्शनल लेस, क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल लेस होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल लेस सरफेस होगा तो इस प्रोसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो आगे हम कह लें कि इलास्टिक फिनोमेना कैसे बिहेव करता है, तो उसके ऊपर आगे हमारे पास क्या है नेक्स्ट में। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका ग्राफिकल, ये जो हमारे पास मेथड है, तो सरफेस हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शनल लेस, और उसमें हम एक स्प्रिंग को अटैच कर रहे हैं और स्प्रिंग को एक साइड फिक्स किया है और एक साइड पे हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं मीन पोजीशन के ऊपर। बाद में हम क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग को, ये इसकी क्या है, ये हमारे पास अगर कह लें कि अगर ये जो स्प्रिंग है हमारे पास, ये अपनी कौन सी मीन पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, मीन पोजीशन से हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं।
और स्ट्रेच कर रहे हैं, या फिर हम सिस्टम को क्या करें, कंप्रेस कर रहे हैं। ये हमने कंप्रेस किया तो ऐसे हो गया। अब इसमें हमारे पास 3 पोजीशन है। ये येलो वाला जो कलर है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो अपनी अभी कौन सी पोजीशन के ऊपर है। द सिस्टम इन द मीन पोजीशन, मीन जहाँ पर उसने डिस्प्लेसमेंट किया है अपनी मीन पोजीशन, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और अब ये वाइट कलर का जो शो कर रहा है ये एक्स इज लेस देन 0 है, एक्स इज लेस देन। और ये जो कंडीशन हमारे पास, ये हमारे पास जो कंडीशन है इसमें क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास 3 डिस्प्लेसमेंट कवर किए। किसने, ये हमने अप्लाइड फोर्स पे कोई फोर्स अप्लाई की थी, फोर्स की वजह से ये क्या हुआ, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूव किया। अब ये जो पोजीशन है ये इसकी कौन सी थी बेटा, मीन पोजीशन थी। कौन सी थी बेटा, मीन पोजीशन, जिसको कहते हैं एक्स इक्वल 0, या फिर हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हमने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, तो स्ट्रेच करने से क्या हुआ, ये कहाँ पर आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आ गया। और जब इसको हमने कंप्रेस किया तो ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, पर ये भी इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो हमने क्या किया, जब इसको स्ट्रेच किया और ये किस पे, फ्रैक्शनल लेस सरफेस पे पड़ा हुआ है। मीन जो सरफेस है यहाँ पर वो क्या है बेटा, फ्रैक्शनल लेस है, जिसपे कोई फ्रैक्शन नहीं, मीन विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी, विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने इसको एक फोर्स अप्लाई की थी और अप्लाइड फोर्स से इसको स्ट्रेच किया। अब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की वजह से स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि हमने इसको डिस्प्लेस किया है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब हम छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग कहाँ जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। जब इसको रिलीज करेंगे ये क्या होगा, जाएगा टूवर्ड द मीन, जो हमने अप्लाइड फोर्स दी उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये क्या होगा, अब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। जब वाइब्रेट करेगा तो इस टाइप की मोशन को रिवर्स करेगा डायरेक्ट बैकवर्ड टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फिर जाएगा कंप्रेस होने की तरफ, फिर ये वापस आएगा। तो इस टाइप की मोशन को अगर ये कंटिन्यूस रिपीट हो रही है तो इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, SHM किया जाता है, या फिर हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो ये पॉइंट हमारे पास थी, जो ये डिस्प्लेसमेंट किया है एक्स इजिकल टू ग्रेटर 0, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स नॉट कंसीडर करते हैं। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और पहले जो बॉडी थी हमारे पास क्या थी, रेस्ट में थी, अब ये एम्पलीट्यूड कवर किया है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो फोर्स है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के साथ। इसमें जो बढ़ना आ रहा है, फिर जो इंक्रीमेंट हो रही है वो हमारे पास क्या है, एफ इजिकल टू एक्स है। तो ये हमारे पास, इसको कौन डिफाइन करता है, हुक्स लॉ डिफाइन करता है, हुक्स लॉ हम डिफाइन करते हैं। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स when you remove the proportionality or put a constant, that constant known the kx। अब k यहाँ पर क्या है हमारे पास, k is known the spring constant। क्या है बेटा, k हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये अब डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, और यहाँ पर इसके साथ क्या है कि नेगेटिव साइन आएगी। नेगेटिव साइन हमें ये बता रही है कि फोर्स जो है वो क्या है हमारे पास टूवर्ड द मीन पोजीशन है। और स्प्रिंग कांस्टेंट को हम इन क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर ये बॉडी कंटिन्यूस मूव कर रही है ड्यू टू इनर्शिया, तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, एफ इजिकल टू एम ए। तो इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, उसके अंदर एफ इजिकल एम ए को पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एफ इजिकल एम ए, तो यहाँ पर माइनस के एक्स हो गया। इसको अगर फर्दर देखें तो हमारे पास क्या होगा, ए इजिकल टू माइनस के, एम यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया इंटू एक्स। तो ये जो है के अपन एम इज द कॉन्स्टेंट फैक्टर। अगर ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, एक्सलेशन जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टूवर्ड द डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड द मीन पोजीशन। तो हमने कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कंडीशन वैलिड होती है कि एक्सलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन, which is indicated by negative sign।
इसको हमने इंडिकेट कैसे किया है, नेगेटिव साइन के साथ किया है, और एक्सलेशन जो क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टूवर्ड डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड द मीन पोजीशन। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन और हुक्स लॉ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल for next video of this chapter and share with friends. Okay, and thank you.